हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री of a species is called its phylogeny. A classification system that shows the evolutionary history of species is phylogenetic classification and reveals the evolutionary relationship of species. Phylogenetic classification का जो सिस्टम है, इसके अंदर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है किसी भी स्पीशीज की, मीन्स एक स्पीशीज का विकास अपने प्रिमिटिव से एडवांस स्पीशीज में किस तरीके से हुआ है, और ये जो सारा इवोल्यूशन है इसको बेस बनाकर जो भी क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसमें स्पीशीज के आपस के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि उनके विकास के दौरान जो आपस के रिलेशन हैं उसको भी कंसिडर किया जाता है। तो मेनली फाइलोजेनेटिक सिस्टम इवोल्यूशन पर बेस्ड है। एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम की क्लासिफिकेशन में एंगलर और प्रेंटल का सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है या मान्य है। एडोल्फ एंगलर 1843 टू 1930, कार्ल प्रेंटल 1849 टू 1893, दोनों ही जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने द नेचुरल प्लांट फैमिलीज की अपनी बुक 23 वॉल्यूम के अंदर प्रकाशित किया था जो अपना काम था। इन्होंने एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स मीन्स पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक जितने भी प्लांट नोन थे सभी को क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, 303 फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्होंने इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बेस पर फाइलोजेनेटिक सिस्टम के आधार पर क्लासिफिकेशन किया, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक सभी प्लांट्स का, और फ्लावरिंग प्लांट्स की 303 फैमिलीज इन्होंने डिस्क्राइब की। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट सिस्टम है वर्गीकरण का, क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम की तरह न केवल सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल फीचर्स देखे जाते हैं बल्कि जो स्पीशीज़ हैं उनके इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को भी देखा जाता है, साथ ही साथ जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। डन इन वेरी माइक्रो स्केल लेवल, यहाँ पर सेलुलर लेवल पर भी पूरी किसी भी प्लांट का अगर क्लासिफिकेशन करना है, उसको किसी ग्रुप के अंदर इंक्लूड करना है तो सेलुलर लेवल पर उसको स्टडी किया जाता है। सारे इवोल्यूशन के बेस पर उसको स्टडी करने के बाद मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और सेलुलर लेवल पर सारे फीचर्स और सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। बेसिक ऑफ द सिस्टम इज द डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन 1859। जब डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज दी 1859 में, वो इस सिस्टम का बेस था। First introduced by August Wilhelm Eckler in 1883। फाइलोजेनिक जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का सबसे पहले आइस्लर द्वारा बनाया गया, या आइस्लर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम को फॉलो किया। गोल ऑफ द सिस्टम इज टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशनरी डिसेंट ऑफ इट्स मेंबर। ये जो सिस्टम था इसका मेन बेस या आधार ये था कि जो भी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उनके वर्गीकरण का आधार होगा इनका इवोल्यूशनरी ट्रेंड, किस तरीके से एक प्रिमिटिव प्लांट से एडवांस प्लांट का उद्भव हुआ, किस तरीके से इनके अंदर एडवांसमेंट आता चला गया, और प्रिमिटिव फैमिलीज को पहले रखा गया और एडवांस फैमिलीज को बाद में। System where it is believed that every species is come from the evolutionary change। इस सिस्टम में ये मान्यता है कि कोई भी स्पीशीज, जो कोई भी प्रजाति पौधे की है, हम उसे देख रहे हैं, वो अपने प्रिमिटिव फॉर्म में कुछ चेंजेज हुए होंगे इवोल्यूशनरी, यानी कि विकास का जो पीरियड है उसके दौरान
प्रिमिटिव स्पीशीज़ में कुछ चेंज होते हैं, उससे ही एडवांस स्पीशीज़ बनती है या ज़्यादा प्रगत स्पीशीज़ बनती हैं। यही इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेस है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज़। आउटलाइन ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम एंगलर और प्रेंटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इसका आउटलाइन डायग्राम देख रहे हैं। उन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को 13 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया, जिसमें 1 से लेकर 12 तक बैक्टीरिया से लेकर के टेरिडोफाइट्स तक थे। और जो 13th डिवीजन था, 13वां डिवीजन था, वो एम्ब्रियोफाइटा का था, ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स बनते थे। तो इस तरीके से साइफेनोगेमिया और जो एम्ब्रियोफाइटा के प्लांट्स थे वो 13th डिवीजन में थे, और 1 से 12 तक के प्लांट जो बैक्टीरिया से टेरिडोफाइट्स तक के थे उनको 1 से 12 तक के डिविजन्स में डिवाइड किया गया। मेनली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है एंजियोस्पर्म प्लांट के क्लासिफिकेशन को दर्शाता है। इसके अंदर एम्ब्रियोफाइटा को 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स थे, सीड प्लांट्स थे जिनके अंदर नेकेड सीड्स पाए जाते थे, और एंजियोस्पर्म्स को फिर इन्होंने 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोट प्लांट्स जिसके सीड के अंदर एक ही बीज पत्र था, मीन्स एक ही कॉटिलिडन था, और डाइकॉट जिसके सीड के अंदर 2 बीज पत्र या 2 कॉटिलिडन्स थे। मोनोकोट को उन्होंने 11 ऑर्डर्स और 45 फैमिलीज में डिवाइड किया। इसी तरीके से डाइकॉट को फिर 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, आर्चिक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्चिक्लेमाइडी सब क्लास के अंदर 33 ऑर्डर्स और 206 फैमिलीज थी, और मेटाक्लेमाइडी के अंदर 11 ऑर्डर्स और 52 फैमिलीज थी। इस तरीके से एंगलर और प्रेंटल ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर पूरे प्लांट्स जो किंगडम था उसको 13 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया। 13th डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा का था, उसको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर डिवाइड किया। मेरिट्स। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी को स्टडी किया जाता है, और इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स भी देखे जाते हैं, किस तरीके से विकास हुआ हज़ारों लाखों सालों में, प्रिमिटिव स्पीशीज़ से किस तरीके से एडवांस स्पीशीज़ का जन्म हुआ। हर लेवल पर स्टडी करने के बाद इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके कुछ मेरिट्स हैं। पहला, it's a phylogenetic system. Plant groups are arranged mostly according to evolutionary affinities. यहाँ पर primitive groups followed by advanced. यहाँ पर जो भी ग्रुपिंग की जाती है क्लासिफिकेशन के अंदर, पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, उसके अंदर जो प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं, मीन्स कम विकसित ग्रुप हैं, उनको पहले रखा जाता है, और जो अधिक विकसित हैं उसको बाद में रखा जाता है। The system deals with all groups of plant kingdom. इस वर्गीकरण के अंदर प्लांट के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं सभी को इंक्लूड किया गया, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। मीन्स जितने भी ग्रुप हैं सभी को इस क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये इसका सबसे बड़ा मेरिट था, किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया। The system provides modern taxonomic keys for the identification of each group of plants. इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कीज प्रोवाइड की गई हैं, जिसके आधार पर किसी भी ग्रुप के जो प्लांट्स है उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है या पहचाना जा सकता है। जिम्नोस्पर्म्स ट्रीटेड एज अ सेपरेट ग्रुप, इट्स पोजीशन बिफोर एंजियोस्पर्म इज वेरी एक्यूरेट एंड is in perfect accordance to the modern concept of evolution. इसके पहले जो क्लासिफिकेशन हमने बेंथम एंड हुकर का पढ़ा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, वहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि उन्होंने एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रखा था, जबकि यहाँ पर जब फाइलोजेनेटिकली स्टडी किया गया तो माना गया कि जिम्नोस्पर्म्स डाइकॉट और मोनोकॉट से प्रिमिटिव हैं, और उनको एंजियोस्पर्म से अलग रखा गया, पहले रखा गया और सेपरेट ग्रुप में रखा गया। तो ये
इवोल्यूशन के आधार पर भी सही है। The position of Asteraceae compositae as the last family of dicot is very logical and accurate because it is the highest evolved family of the dicots. और इसके अंदर Asteraceae compositae जो फैमिली है उसको डाइकॉट में सबसे एंड में रखा गया है, मीन्स सबसे ज़्यादा एडवांस माना गया है और ये सही भी है। The position of Orchidaceae at the end of monocots is also very accurate as it's the most evolved family of the monocots। और Orchidaceae की जो members हैं उनको सबसे लास्ट में रखा गया है और मोनोकॉट के सबसे एडवांस फैमिली माना गया है, जो कि सही है। Anatomical data were taken into consideration in this system of classification for the first time। Anatomical जो डाटा थे उनको भी सबसे पहले इसी सिस्टम के अंदर कंसिडर किया गया। इसके पहले जो नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम थे उनमें सिर्फ आर्टिफिशियल में तो सिर्फ एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही बेस बना करके साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन करते थे या पौधों का वर्गीकरण करते थे, और उसके बाद जो नेचुरल सिस्टम आया उसमें लगभग सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करके फिर क्लासिफिकेशन किया जाता था। लेकिन फाइलोजेनेटिक में सबसे पहले एनाटॉमिकल डाटा भी कंसिडर किए गए। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे कंपैरेटिवली बेटर तरीके थे जिससे कि क्लासिफिकेशन ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। इस सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस: यूनिक नेम फॉर ईच स्पीशीज एलिमिनेट्स कंफ्यूजन। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर साइंटिफिक नेम्स जो यूज़ किए गए जिसके लिए लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, उससे क्या हुआ कि कोई भी कन्फ्यूज़न था एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए वो दूर हो गया, क्योंकि द्विनाम पद्धति में किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही साइंटिफिक नेम होता है, चाहे वो पूरी दुनिया में किसी भी और दूसरे लोकल नेम से जाने जाते हो, पर साइंटिफिक नेम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही होगा। तो इस तरीके से जो स्पीशीज़ नाम को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हुआ। मैक्सिमम प्रेडिक्टिव वैल्यू: इस तरीके के सिस्टम में हम जेनेटिक लेवल पर भी बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर स्टडी होती है, तब जाकर क्लासिफिकेशन होता है, तो इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो भी मैक्सिमम या अधिकतम है। मैक्सिमम डिटेल साइंटिफिक स्टडी: और इस सिस्टम में अगर किसी पौधे को क्लासीफाई करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ती है। कंटेन्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पीशीज़: और जब बहुत ज़्यादा स्टडी करके किसी को ग्रुप के अंदर रखा गया है तो अगर कोई प्लांट किसी पर्टिकुलर ग्रुप में है तो उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। इस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। पहला है मोस्ट कॉम्प्लेक्स देन अदर्स। अब कोई भी चीज़ जब हमें बहुत ही डिटेल में माइक्रो लेवल पर जाकर स्टडी करनी है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स भी देखने हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जेनेटिक लेवल पर स्टडी करना है, तो ये कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा। तो पहले जितने भी सिस्टम्स थे उसके कंपैरिजन में ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। नीड लॉन्ग टाइम एंड रिसर्च: फिर वही बात है कि जब किसी को बहुत डीपली स्टडी करना है किसी भी प्लांट को, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और रिसर्च भी लगती है। नेक्स्ट, फिजिकल अपीयरेंस आर नेग्लेक्टेड। यहाँ पर जब इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स देखने के लिए जेनेटिकली स्टडी करना पड़ा तो जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो नेग्लिजिबल थी, उसको अवॉइड किया गया। जेनेटिक लेवल पर जिन पौधों के अंदर समानता है उसको एक ही ग्रुप में रखा गया। तो जो देखने में पहले क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम में देखने को ही महत्व दिया गया था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की ही इंपॉर्टेंस थी, जो तो देखने में एक जैसे थे उसको एक ग्रुप के अंदर रखा गया था, जबकि यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस नेग्लेक्टेड हैं। फिजिकली सेम स्पीशीज कैन बी इन डिफरेंट ग्रुप्स। अगर कोई भी दो पौधे देखने में एक जैसे हैं बट जेनेटिकली बहुत अलग हैं तो उनको अलग अलग ग्रुप में ही हम रखेंगे जब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। यहाँ पर फिजिकली जो सेम दिख रही हैं स्पीशीज, हो सकता है वो अलग अलग ग्रुप में आती हों। तो इस तरीके से ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। अब हमने बात की एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम की, और इसी फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एक आता है हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
John Hutchinson, 1884 to 1972, proposed a radical revision of the angiosperm classification system devised by Hooker and by Engler and Prandtl that had become widely accepted during the 20th century. अब जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसी का मॉडिफिकेशन फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स को देखते हुए किया गया, एंगलर और प्रेंटल ने किया। अब इन दोनों के सिस्टम को और ज़्यादा उसका रिवीजन, रेडिकल रिवीजन मीन्स उसका बेटर जो ट्रांसलेशन था या उसी को आधार बनाकर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया वो दिया जॉन हचिनसन ने, और 20th सेंचुरी में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी, इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया। हचिनसन सिस्टम सजेस्टेड टू मेन डिविजन्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, हर्बेशियस एंड वुडी। यहाँ पर इन्होंने मेन रूप से जो पूरे एंजियोस्पर्म प्लांट्स थे उसको दो मेजर ग्रुप के अंदर बांटा, हर्बेशियस एंड वुडी। शाकीय पौधों को अलग किया और वुडी जो ट्रीज थे उनको अलग किया। हचिनसन गेव सम रूल्स टू डिटरमाइन द प्रिमिटिव ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एक बात की कि मेन जो इनका बेस है वो है इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, यानी कि किस तरीके से प्रिमिटिव पौधों का उद्विकास हुआ, धीरे धीरे लाखों सालों में जो डेवलपमेंट हुआ और एडवांस या प्रगत स्पीशीज़ बनी पौधों की, वही मेन आधार था। तो इन्होंने कुछ रूल्स दिए कि किसको प्रिमिटिव माना जाएगा और किस फीचर को एडवांस माना जाएगा। दीज रूल्स आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ फाइलोजेनी। इन्होंने जो रूल दिए हचिनसन ने, उनको प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनी के नाम से भी जाना जाता है। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनी was suggested by John Hutchinson in his 2 volume in 1969. He published Evolution and Phylogeny of Flowering Plants. Principles. अब हम इन प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, जो सबसे पहले आइसलर ने दिया था और एंगलर और प्रेंटल ने उसका बिल्कुल डिटेल क्लासिफिकेशन एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक का दिया, उसी का जो मॉडिफाइड वर्जन था वो हचिनसन ने दिया। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। अब देखते हैं ये प्रिंसिपल्स क्या हैं। नंबर 1, इवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व ऑल ऑर्गन ऑफ द प्लांट एट ए टाइम। जब हम किसी भी पौधे की बात करें और उसके इवोल्यूशन को स्टडी कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गन्स का एक साथ स्टडी किया जाए, कुछ कैरेक्टर्स के भी इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को स्टडी किया जा सकता है। सेकेंड, इवोल्यूशन हैज़ बीन जनरली कंसिस्टेंट। जो इवोल्यूशन है, विकास होता है, वो धीरे धीरे ही होता है और कंसिस्टेंट होता है, मीन्स अपरिवर्तनीय होता है। इसके बाद ये कैरेक्टर्स डेवलप हुए, फिर उसके बाद ये कैरेक्टर्स डेवलप हुए, इस तरीके से धीरे धीरे प्रिमिटिव से एडवांस स्पीशीज़ बनती चली जाती हैं और जो कंसिस्टेंट होते हैं, मीन्स अपरिवर्तनीय होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ चेंजेस आए वो वापस रिवर्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इवोल्यूशन है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रिमिटिव से एडवांस की ओर बढ़ता है। ट्री एंड श्रब्स आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब। यहाँ पर हर्ब को सबसे एडवांस माना गया है, जो शाकीय पौधे हैं सबसे एडवांस हैं। ट्रीज और श्रब यानी कि झाड़ियाँ और पेड़ प्रिमिटिव हैं। फोर्थ, इन वन फैमिली एंड जेनरा द ट्री एंड श्रब्स आर ओल्डर देन क्लाइंबर्स। और एक फैमिली के अंदर जो ट्री और श्रब होंगे वो क्लाइंबर के कंपैरिजन में ओल्डर होंगे। पेरिनियल्स आर प्रिमिटिव देन बायनियल्स। जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं वो प्रिमिटिव हैं, आधे माने जाते हैं बायनियल यानी कि द्विवर्षीय पौधों के कंपैरिजन में। सिक्स्थ है, एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिराइव फ्रॉम टेरेस्ट्रियल। जो एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट से ड्राइव हुए हैं। सेवेंथ, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स अराइजिंग इन अ प्रिमिटिव कंडीशन। कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं वो एक प्रिमिटिव कंडीशन है। एट्थ, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द लीफ इज अ प्रिमिटिव कंडीशन। किसी भी प्लांट के अंदर
जब जैसे चाहे लीव्स हों, उनका कई तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, ऑपोजिट हैं, ऑल्टरनेट हैं या स्पाइरल हैं, मीन्स सर्पिलाकार क्रम में जो सिचुएटेड हैं। तो उसके अंदर जो सर्पिलाकार जो क्रम है, स्पाइरल अरेंजमेंट है लीव्स का, वो प्रिमिटिव कंडीशन है, यानी कि आद्य है, एडवांस नहीं है। इसी तरीके से हर्मेफ्रोडाइट प्लांट्स आर प्रिमिटिव देन यूनिसेक्सुअल, मीन्स ऐसे पौधे जिनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर हैं, वो प्रिमिटिव है कंपैरेटिव टू द उनके अंदर जिनके अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग हैं। नेक्स्ट, सिंपल लीफ इज प्रिमिटिव देन कंपाउंड लीफ। सीधी बात है, जो सिंपल लीफ है वो प्रिमिटिव मानी गई है संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ के कंपैरिजन में। सोलिटरी फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव देन फ्लावरिंग इन्फ्लोरेसेंस। सोलिटरी यानी कि जो सिंगल फ्लावर है, एक एकल पुष्प जिन पौधों के अंदर लगता है, वो प्रिमिटिव माना गया है कंपैरेटिव टू द इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प चक्र, पुष्प क्रम का जो चक्र है वो एक साथ इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम में लगे हुए हों फ्लावर्स, उनको एडवांस माना गया है। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ क्लोवर पार्ट इज अ प्रिमिटिव कंडीशन। पत्तियों की तरह ही क्लोवर पार्ट के अंदर जो सर्पिलाकार क्रम का अरेंजमेंट है उसको प्रिमिटिव माना गया है। पॉलीमेरस कंडीशन इज प्रिमिटिव देन डेफिनेट नंबर। अब किसी भी प्लांट के जो ऑर्गन है उनका अगर डेफिनेट नंबर है तो उसको एडवांस माना गया है कंपैरेटिवली बहुत सारे हों उसके पॉलीमर नंबर के कंपैरिजन में। एपिपेटलस फ्लावर आर ड्राइव फ्रॉम पेटलस फ्लावर। एपिपेटलस मीन्स जहाँ पर पेटल्स के साथ फ्यूज होते हैं हमारे स्टेमन्स, उसको जो एपिपेटलस फ्लावर है उसको क्या माना गया है, प्रिमिटिव माना गया है पेटलस के कंपैरिजन में। पॉलीपेटलस इज प्रिमिटिव देन गेमोपेटलस। जहाँ पर पेटल्स अलग अलग हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन है वो प्रिमिटिव है कंपैरेटिव टू द गेमोपेटलस मीन्स जहाँ पर पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो गेमोपेटलस कंडीशन मीन्स जो पेटल्स जुड़े हुए हैं उनको एडवांस माना गया है। एक्टिनोमॉर्फिक इज प्रिमिटिव देन जाइगोमॉर्फिक। इसी तरीके से फ्लावर्स के अंदर दो कंडीशन होती है। त्रिज्यात सममित मीन्स ऐसा फ्लावर जिसको हम हाफ काटें तो वो दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो सकता है अलग अलग प्लेन में, मीन्स उसके अंदर जो पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन्स वगैरह मौजूद हैं उनमें समानता है, एक जैसे ही हैं। और अगर इस फ्लावर को दो भागों में काटा जाए तो दो बराबर भागों में काट सकते हैं, उसे एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्यात सममित फ्लावर कहते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन प्रिमिटिव है जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित फ्लावर के कंपैरिजन में, जहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेन में हम फ्लावर को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। अगर दूसरे प्लेन में काटें तो उसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, उसको हम एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। तो जो त्रिज्यात सममित है वो प्रिमिटिव है और एक व्यास सममित जो फ्लावर की कंडीशन है वो एडवांस मानी गई है फाइलोजेनेटिक सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हाइपोगैमस इज प्रिमिटिव देन एपिगैमस और पेरिगैमस कंडीशन। हाइपोगैमस मीन्स जहाँ पर ओवरी सबसे नीचे की ऊपर की ओर सिचुएटेड है और जो बाकी की फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे कि पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, वो सब के सब नीचे हैं, ऐसी कंडीशन प्रिमिटिव है। और जहाँ पर ओवरी मिडल में या नीचे है उसके कंपैरिजन में। एपिकार्पस इज प्रिमिटिव देन सिनकार्पस। इसी तरीके से जो कार्पल्स की हम बात करें, एपिकार्पल्स जहाँ पर कार्पल्स अलग अलग हैं वो प्रिमिटिव कंडीशन है, और जहाँ पर कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त कार्पल हैं, वो एडवांस कंडीशन मानी गई है। मैनी कार्पल इज प्रिमिटिव देन सिनकार्पस। जहाँ पर कार्पल अलग अलग हैं और संख्या में ज़्यादा हैं वो प्रिमिटिव हैं, जबकि कार्पल्स 3-4 जितने भी हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको एडवांस माना गया है। एंडोस्पर्मिक सीड्स आर प्रिमिटिव। इसी तरीके से इनडेफिनेट नंबर ऑफ स्टेमन इज प्रिमिटिव कंडीशन मीन्स जहाँ पर स्टेमन्स का नंबर इनडेफिनेट है, बहुत सारे हैं, वो प्रिमिटिव है कंपैरेटिवली फिक्स नंबर ऑफ स्टेमन्स के।
सुपीरियर ओवरी इज प्रिमिटिव देन इंफीरियर ओवरी। ओवरी अगर सुपीरियर है मीन्स बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं नीचे हैं ओवरी के, तो वो कंडीशन प्रिमिटिव मानी जाएगी। और जहाँ पर ओवरी फ्लावर के नीचे की ओर सिचुएटेड है, इंफीरियर ओवरी है, उसे एडवांस माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ओवरी कंपैरेटिवली सेफर कंडीशन में है। इसी तरीके से सिंपल फ्रूट आर प्रिमिटिव देन एग्रीगेट फ्रूट्स। और जो सिंपल फ्रूट्स है मीन्स एक ओवरी से एक फ्रूट बना है, उसको हम सिंपल फ्रूट कहते हैं। एग्रीगेट फ्रूट बहुत सारी ओवरीज से मिलकर के एक फ्रूट बनता है, उसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। तो एग्रीगेट जो फ्रूट है उसको एडवांस माना गया है सिंपल फ्रूट के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ फाइलोजेनेटिक सिस्टम के कुछ रूल्स हैं जो हचिंसन सिस्टम में देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। और इसके आधार पर हचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया फ्लावरिंग प्लांट्स का, इसका ये आउटलाइन डायग्राम हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट को दो फाइलम के अंदर डिवाइड किया। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। वही जिम्नोस्पर्म जिनके अंदर नेकेड सीड्स प्रेजेंट थे उसको जिम्नोस्पर्म कहा गया, और एंजियोस्पर्म जहाँ पर जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर कवर्ड हैं। और ये जो एंजियोस्पर्म है इसको फिर दो सब फाइलम डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन्स के अंदर डिवाइड किया गया। डाइकॉट को फिर दो डिविजन्स में डिवाइड किया। पहला है लाइगोनोसी और दूसरा है हर्बेसी। अब जो लाइगोनोसी फैमिली है इसको 246 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया। मीन्स लाइगोनोसी डिवीजन के अंदर उन्होंने सारे के सारे वुडी प्लांट्स रखे गए, क्योंकि जो हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसका बेस ही यही था कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसको मेनली दो ग्रुप के अंदर बांट दिया गया, एक में जिसके अंदर वुडी प्लांट्स हैं और दूसरा जिसके अंदर हर्ब्स हैं। तो जो लाइगोनोसी डिवीजन है इसके अंदर 246 फैमिलीज थी और जिनमें से ज़्यादातर वुडी प्लांट्स थे। इसी तरीके से जो दूसरा डिवीजन है हर्बेसी, इसके अंदर 96 फैमिलीज थी, मोस्टली हर्बेशियस। और तो इस तरीके से उन्होंने दो ग्रुप्स के अंदर बांट दिया, हर्बेशियस प्लांट्स एंड वुडी प्लांट्स डाइकॉट को। और इसी तरीके से जो मोनोकॉट थे उनको डिवीजन में बांटा, 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया, कैलिसिफ्लेरी, कोरोलीफेरी और ग्लूमीफेरी। यहाँ पर कैलिसिफेरी को फिर 29 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया जिनके अंदर कैलिक्स प्रेजेंट था। दूसरा कोरोलीफेरी जिसके अंदर पेटोलॉइड पेरियंथ थे और 34 फैमिलीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया। ग्लूमीफेरी जहाँ पर पेरियंथ एब्सेंट थे और 6 फैमिलीज इस डिवीजन के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से हचिंसन ने अपने जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम के रूल्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनका क्लासिफिकेशन किया। आउटलाइन ऑफ द हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का आउटलाइन देखें तो पाएंगे कि हचिंसन डिवाइडेड एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स इन 2 ग्रुप्स, monocotyledons and dicotyledons. Dicot have 2 subgroups, Lignaeaceae and Herbaceae. Lignaeaceae is a woody group of the plants and if have trees and shrubs. Herbaceae is a non-woody group of plants और it contains herb. सीधी सी बात थी, इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर बांटा, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट को फिर इन दोनों 2 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, लिग्नियोनेसी और हर्बेसी। लिग्नियोनेसी के अंदर उन्होंने वुडी प्लांट्स को रखा जिसके अंदर ट्रीज और श्रब आते थे और हर्बेसी के अंदर हर्ब्स आती थी। मैग्नोलिएसी इज अ मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिग्नेसी एंड द मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ दिस ग्रुप इज बोराजिनेसी। तो मैग्नोलिएसी को सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव माना गया लिग्नियोनेसी के अंदर जिसके अंदर वुडी प्लांट शामिल हैं, और बोराजिनेसी इस ग्रुप का सबसे एडवांस फैमिली मानी गई। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जैसा कि हमने कहा कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं।
उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इस तरीके से जो इसके मेरिट्स हैं उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पर ये जो सिस्टम है हचिंसन का, वो सबसे ज़्यादा फाइलोजेनेटिक्स का सिस्टम है, इवोल्यूशन के बेस पर बिल्कुल सही है। और नेचुरल जो कैरेक्टर्स से प्लांट्स को, उसके आधार पर ही पौधों को वर्गीकृत किया गया है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड इंटररिलेशनशिप्स अमंग एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स। और जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स थे उसके आधार पर, और जो प्लांट्स की स्पीशीज, एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स की स्पीशीज आपस में रिलेटेड है, उनको साथ में ही रखा गया। Origin of monocot from dicot and placement of first dicot and then monocot families is correct in the all respect। यहाँ पर ये माना गया है कि जो मोनोकॉट्स हैं वो डाइकॉट से बने हुए हैं, और मोनोकॉट को डाइकॉट के कंपैरिजन में एडवांस माना गया, और उसी के आधार पर इनको प्लेस किया गया, रखा गया है, जो कि सही है। प्लेसिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बिफोर एंजियोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसी तरीके से इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म के पहले रखा, जो कि सही है। रीशफलिंग और जेनरा एंड फैमिलीज, सेवरल बिग ऑर्डर्स हैव बीन ब्रोकन इनटू स्मॉल ऑर्डर्स लाइक रोजेल्स, मालवेल्स और रेग्यूमिनेल्स। यहाँ पर इन्होंने कुछ जेनरा और जो फैमिलीज थी उनकी रीशफलिंग की। बड़े बड़े ऑर्डर्स थे, उनको थोड़े अलग ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, ब्रोक कर दिया गया, जिस तरीके से रोजेल्स, मालवेल्स और लेग्यूमिनेल्स। क्योंकि ये माना गया कि इसके अंदर जो भी प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उनको कुछ कैरेक्टर्स भी अलग थे, तो उसके आधार पर इन ऑर्डर्स को, जो बड़े बड़े ऑर्डर्स थे, उनको कुछ सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। मैग्नोलियल्स रिप्रेजेंटिंग arborescent plants and renales representing herbaceous plants which show parallel evolution। तो मैग्नोलियल्स, इनके अंदर आर्बोरेसेंट प्लांट मीन्स ट्री और वुडी प्लांट्स आते थे, और रेनेल्स रिप्रेजेंटिंग हर्बेशियस प्लांट्स। तो इस तरीके से उनके पैरेलल इवोल्यूशन के बारे में भी इन्होंने बताया। डीमेरिट्स, this Hutchinson system of classification is not of much utility from the point of view of plant classification. This is not a practical classification। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया, बहुत डिटेल में स्टडी किया गया, और सब चीज़ों को फाइलोजेनेटिक रिलेशन के अंदर देखा गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन नहीं माना जाता है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये तो बात हुई फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज डेवलप्ड बाय विल हेनिंग इन 1966, अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट यूजेस shared and derived characters as the only criteria for grouping taxa। जैसा कि हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ा, पहले एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, हचिंसन का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसी तरीके से विली हैनिंग ने भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में ही क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। और उन्होंने इस सिस्टम के अंदर दो ही चीज़ें बताई, शेयर्ड कैरेक्टर एंड डिराइव्ड कैरेक्टर। शेयर्ड कैरेक्टर मीन्स फीचर दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप हैव इन कॉमन। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं उसके अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं, जो शेयर किए जाते हैं, या तो वो कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर डिराइव्ड कैरेक्टर, फीचर्स दैट इवॉल्व ओनली विद इन द ग्रुप अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पर कुछ फीचर्स होते हैं जो कि ग्रुप के अंदर इवॉल्व हो जाते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो इवॉल्व हो जाते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में, उन्हें डेराइव्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो जो क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें मेनली दो ही क्राइटेरिया हैं ग्रुपिंग करने के, शेयर्ड कैरेक्टर एंड डेराइव्ड कैरेक्टर्स। पॉलीफेजिक और मॉडर्न टैक्सोनॉमी। पॉलीफेजिक टैक्सोनॉमी के अंदर, polyphasic taxonomy is used to determine the genus and species of a newly discovered prokaryotes. This polyphasic taxonomy takes into accounts all available phenotypic and genotypic data। polyphasic के अंदर पूरा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक डाटा कलेक्ट किया जाता है, और जो भी
इसके अंदर जो प्लांट्स हैं, नए नए प्लांट्स या प्रोकैरियोट्स डिस्कवर्ड होते हैं, इसके आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है. देर आर नो पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स गाइडिंग दिस टेक्सोनॉमी. इट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा. इस प्रकार की जो टैक्सोनॉमी है, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, पॉलीफेजिक टैक्सोनॉमी है, इसके अंदर अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की उन सभी को इन्वॉल्व किया जाता है. तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा मीन्स किसी भी प्लांट को अगर पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखना है, उसको वर्गीकृत करना है, तो उसके लिए हर चीज़, हाँ, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेन्स एंड डाटा फ्यूजन. जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उनका फ्यूजन किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ डाटा कलेक्ट किया जाता है. तो मेनली मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर फिनोटिपिक प्लस फाइलोजेनेटिक दोनों ही कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, तभी पॉलीफेजिक या मॉडर्न टैक्सोनॉमी के आधार पर किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं. हमने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की पद्धतियों की बात की. उनकी अगर हम समरी देखें या सारांश देखें तो पाएंगे कि इसके अंदर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मान्यता लीनियस, कैरोलस लीनियस के सिस्टम को है. यहाँ पर विजिबल और एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स को बेस बनाया गया था. मीन्स ऐसी चीज़ें या ऐसे ऑर्गन्स जो प्लांट्स के अंदर आराम से दिखाई दे सकें, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स या विजिबल कैरेक्टर्स हो, उनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन था उसे आर्टिफिशियल सिस्टम कहा गया. और कैरोलस लीनियस सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसके बारे में हमने पढ़ा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा मान्य है, जहाँ पर नेचुरल सिमिलैरिटीज़ देखी गई. जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे, लगभग सभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधार बनाया गया. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंगलर और ब्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम और हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हमने इसमें पढ़ा. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये पौधों के उद्विकास से जुड़ा हुआ था. इसके अंदर प्रिमिटिव पौधों से एडवांस पौधों का इवोल्यूशन या विकास किस तरीके से हुआ, इसके बेस पर ये आधारित था. पॉलीफेजिक सिस्टम या मॉडर्न सिस्टम कार्ल वूज ने दिया. इसके अंदर फाइलोजेनेटिक और फिनोटिपिक दोनों ही कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया. न्यूमेरिकल, सोकल एंड स्नीथ, यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू. यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू की बहुत ज़्यादा महत्व है कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा हो और उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किया जाए. उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन है उसे हम न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो इस तरीके से इन सारे सिस्टम्स को सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने स्टडी किया. और आज अगर हम मोटे तौर पर देखें प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, तो इस आधार पर पूरे प्लांट किंगडम को हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स मीन्स नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स. इसके अंदर प्रिमिटिव प्लांट्स आएंगे जिनके अंदर फ्लावर्स या सीड नहीं बनते. फेनोरोगेम्स के अंदर फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट्स आते हैं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फ्लावर्स और सीड्स का निर्माण होता है. अब जो क्रिप्टो गेम्स हैं उसको फिर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव प्लांट्स माने जाते हैं. इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती. प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. दूसरे इस जो थैलोफाइटा ग्रुप है इनके अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स थे और उनके अंदर बहुत सारी अलग अलग मतलब समानताओं की बजाय कुछ असमानताएं भी थी. इसीलिए इनको फिर फर्दर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन्स. एल्गी के अंदर ऐसे पौधों को रखा गया जो ऑटोट्रॉफिक हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस से खुद का भोजन खुद बनाते हैं, कंटेन्स क्लोरोफिल. इसी तरीके से जो थैलोफाइटा का दूसरा ग्रुप है फंजाई, ये पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक टाइप का प्लांट है, नॉन ग्रीन है और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. तो ये
पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। थर्ड ग्रुप आता है लाइकेन्स का। तो जो लाइकेन्स हैं वो एल्गी और फंजाई दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक यूनियन से बने हुए होते हैं। ये तो बात हुई थैलोफाइटा की, जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट माने गए। थैलॉइड स्ट्रक्चर है, जड़ तना पत्ती में पौधे विभाजित नहीं हैं। इनके 3 मेजर ग्रुप्स हैं, एल्गी, फंजाई और लाइकेन्स। अब जो क्रिप्टोगेम्स का दूसरा ग्रुप जिसे ब्रायोफाइटा कहा गया, इनके अंदर फॉल्स रूट्स प्रेजेंट हैं, लीव्स प्रेजेंट हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ कैप्सूल, और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। इससे एडवांस ग्रुप जिसे टेरिडोफाइटा नाम दिया गया, टेरिडोफाइटा के अंदर ट्रू रूट्स एंड लीव्स प्रेजेंट है, यानी कि पहली बार जो पौधा है जड़ तना पत्ती में विभाजित है। फर्स्ट लैंड प्लांट्स विद वेस्कुलर सिस्टम, और यहाँ पर भी लीफ सरफेस के जो अंडर सरफेस है लीफ का, वहाँ पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेस पर या जिन स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होता है। तो टेरिडोफाइट्स फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं। ये तो बात हुई क्रिप्टोगेम्स की। इसी तरीके से फेनोरोगेम्स, ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट्स आते हैं, उन्हें फिर फर्दर 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जिनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट थे, यानी कि सीड फ्रूट्स के अंदर नहीं थे, और एंजियोस्पर्म्स सीड्स इन अ फ्रूट। अब एंजियोस्पर्म्स को फिर 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, मोनोकॉट एंड डायकॉट। मोनोकॉट 1 सीडेड लीफ, यानी कि जिस सीड के अंदर एक ही कॉटिलिडन हो, डायकॉट जिस सीड के अंदर 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।